जैसा कि पिछले वीडियो में हमने स्पेस, टाइम और मास यहाँ तक देख चुके थे। हम लोगों ने स्पेस देख लिए थे, टाइम देख लिए थे और मास देख लिए थे। अब आते एक टर्म है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होता है? एक टर्म है पार्टिकल्स। तो देखिए, पार्टिकल्स मीन्स ये होता है ना कि अ पार्टिकल्स हैज अ मास। जो पार्टिकल्स होगा उसमें मास तो होगा, बट जो उसका साइज होगा, बट अ साइज दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। कोई भी किसी भी बॉडी को हम पार्टिकल तब बोलेंगे जब उसमें तो मास हो, बट उसका जो साइज है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। व्हेन वी कंसिडर when I consider a body as a particles, then all the masses of the body, all mass of the body is concentrated at a single point। तो जब भी किसी बॉडी को आप पार्टिकल्स मान लोगे प्रॉब्लम में, तो उस पूरे बॉडी का जो मास होगा उसको हम एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं। सिंगल पॉइंट इन अ स्पेस इन दिस केस। और उस केस में क्या होगा ना, आपका जो ज्योमेट्री होगा बॉडी का, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि आप किसी कार को एक पार्टिकल्स माने हो, तो कार का जो ज्योमेट्री होगा, ठीक है, अगर अलग अलग कार है तो उसका अलग अलग तरह का ज्योमेट्री होगा। अगर स्कॉर्पियो है तो उसका ज्योमेट्री अलग होगा, ठीक है। या आपका जो है कोई दूसरा कार ले लीजिए तो उसका ज्योमेट्री अलग होगा। सफारी है तो उसका ज्योमेट्री अलग होगा। तो उसमें क्या होगा ना कि जो आपका प्रॉब्लम होगा उसमें जो उस कार का या उस बॉडी का जो ज्योमेट्री है वो इन्वॉल्व नहीं होगा उसके स्टडी के में, ठीक है। तो द ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी विल नॉट बी इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में उसके ज्योमेट्री को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसके पूरे मास को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट मानेंगे, तब उस पार्टिकल्स को, और उस पार्टिकल्स का जो मास तो होगा बट उसका जो साइज होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तब उस बॉडी को हम पार्टिकल्स मान लेंगे प्रॉब्लम में। देखिए, जैसे किसी प्रॉब्लम में आप चाहो तो इस पूरे कार को एक पार्टिकल्स मान सकते हो। जैसे देखिए, अगर आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए आपको पटना से दिल्ली जाना है, पटना से दिल्ली का डिस्टेंस है आपको 900 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। उस डिस्टेंस के कंपेयर में जो इसका डिस्टेंस है कार का, जो ये कार का ये जो साइज है, कार का जो लेंथ है, ये बहुत कम है 900 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में। तो इस पूरे कार को हम एक सिंगल बॉडी मान सकते, सिंगल पार्टिकल्स मान सकते हैं, और इसके साइज को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इसका जो ज्योमेट्री है उसको हम उस बॉडी के एनालिसिस में, उस प्रॉब्लम के एनालिसिस में कंसिडर नहीं करेंगे। इन सम प्रॉब्लम दिस कार कैन बी कंसिडर एज अ सिंगल पार्टिकल्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल पॉइंट। इसको एक सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। द ज्योमेट्री और शेप ऑफ दिस कार विल नॉट इन्वॉल्व्ड इन द एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। ये कहानी है आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब दो तरह की बॉडी होती है। एक बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी, और एक को बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल बॉडी। रिजिड मीन्स होता है कठोर, ठीक है, और फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीलापन जिसमें हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे आयरन है, तो आयरन का अगर कोई बॉडी है तो उस बॉडी को हम रिजिड और फ्लेक्सिबल नहीं बोल सकते हैं जब तक उस बॉडी को हम देखेंगे नहीं। अगर वो बॉडी फ्लेक्सिबल हो, आपको बताते ये पहचान करने का तरीका बताते हैं कि कैसे आप किसी बॉडी को रिजिड बॉडी मान सकते हो और कैसे आप उस बॉडी को फ्लेक्सिबल बॉडी मानोगे। तो अगर बॉडी आपका रिजिड है तो उसके ऊपर 2 पॉइंट ले लीजिए, और उस 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अगर नहीं बदले तो आपका बॉडी होगा रिजिड बॉडी, ठीक ना। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेलेक्ट कर लेता हूँ। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ बॉडी कैन चेंज देन कैन नॉट चेंज, सॉरी फ्लेक्सिबल बॉडी है ना, रिजिड बॉडी में चेंज नहीं होता है। अगर फ्लेक्सिबल बॉडी है तो वो चेंज हो जाएगा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ बॉडी कैन चेंज देन बॉडी इज सेड टू बी फ्लेक्सिबल बॉडी। अगर मान लो कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर 2 पॉइंट ले लो आप, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये अगर आपका चेंज हो जाए, बदलते रहे,
ठीक ना। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इस दो पॉइंट के बीच का जो एक P मान लो, एक को Q मान लो, तो P और Q का जो डिस्टेंस होगा, ठीक ना, कुछ टाइम बाद आप देखोगे वही बॉडी आपका मान लो है, कुछ टाइम बाद अगर देखोगे आप इसको, तो जो दो पॉइंट है वो उसके बीच का दूरी बदल जाए। अगर ये दूरी बदल जाए तो फिर आपका जो बॉडी होगा वो रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगा, वो फ्लेक्सिबल बॉडी कहलाएगा। बट अगर अगर नहीं बदले तो वो रिजिड बॉडी कहलाएगा, और अगर बदल जाए तो वो फ्लेक्सिबल बॉडी होगा। यहाँ देखिए चेंज हो गया ना, ये डी है, इसको डी डैश मान लो, ये बदल रहा है ना, तो ये फ्लेक्सिबल बॉडी। वही अगर एक बॉडी है, दो पॉइंट P और Q, इसके बीच का डिस्टेंस जो है D ऑलवेज कांस्टेंट रहे, नहीं बदले। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज देन बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी, ठीक ना। अगर चेंज नहीं होता है तो रिजिड बॉडी होगा, और चेंज होता है तो वो फ्लेक्सिबल बॉडी होगा। जैसे देखिए सेम आयरन का दो मटेरियल है, एक आयरन चेन ले लो और एक आयरन रॉड ले लो। तो जो आयरन चेन होगा, आयरन चेन पे कोई दो पॉइंट दे दो और उसके बाद उसको मोड़ के रख दो, ठीक है, क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना, बदल जाएगा डिस्टेंस। वही जो है आयरन रॉड पे दो पॉइंट ले लो और उसको रख दो, तो फिर क्या होगा, वो डिस्टेंस उसका नहीं बदलेगा, वैसे ही रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये आपका आयरन रॉड है ये वाला, और ये वाला आपका आयरन चेन है, ठीक है। इसके ऊपर दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट मान लो यहाँ ले लेते हैं, रेड से दिखाता हूँ आपको क्लियर दिखेगा। एक पॉइंट मान लो यहाँ ले लेते हैं P, और यहाँ ले लेते हैं Q। कुछ देर बाद भी देखोगे तो वो पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो नहीं बदलेगा, वो तो वही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, ठीक है। बट वही अगर चेन ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो P, दूसरा पॉइंट इधर कुछ Q ले लो, फिर चेन को मोड़ोगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, Q P, ठीक ना। तो क्या होगा ना कि जैसे ही आप आयरन चेन पे दो पॉइंट लेते हो, आयरन चेन को अगर मोड़ते हो तो उसका डिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन इसका डिस्टेंस नहीं बदलेगा। इसको आप दो पॉइंट ले लो, उसको रख दो, और आयरन चेन में भी दो पॉइंट लेके रख दो, ठीक है। तो आयरन चेन आपका फ्लेक्सिबल है, मुड़ रहा है, तो ये रिजिड बॉडी नहीं होकर के ये फ्लेक्सिबल बॉडी होगा, और ये वाला जो है आपका रिजिड बॉडी होगा, ठीक ना। एग्जाम्पल में एन आयरन रड इज अ रिजिड बॉडी while an iron chain is not a rigid body, it is a flexible body। तो सेम मटेरियल का बॉडी आपका रिजिड बॉडी भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल बॉडी भी हो सकता है। अगर उसके ऊपर अगर दो पॉइंट लेते हैं वो नहीं बदलता है तो रिजिड बॉडी बदल जाता है तो फ्लेक्सिबल बॉडी। आई थिंक दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ये एग्जाम में आता है कि रिजिड बॉडी और फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होता है, लिखने के लिए आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ टर्म जानना होता है, जैसे कि आपका स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद एक तरह से हम बेस तैयार कर रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ये तैयार हो जाएगा तो फिर आगे हम इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। हिंदी में जो पढ़े होंगे भौतिक राशियाँ, अगर 10th आप हिंदी से किए हो तो उसको फिजिकल क्वांटिटी को भौतिक राशियाँ कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको कि हम मेजर करें, जिसको कि मापें, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, ठीक है ना, जिसको कि हम मापते हैं। कैसे मापते हैं ये हम बाद में देखेंगे, बट मापे जिसको, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक ना। जैसे देखिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग मापते हैं ना, स्पीड को मापते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मापते हैं, वेलोसिटी को, एक्सीलरेशन को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर, फोर्स, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। और उसी मेजरमेंट से हम कंपेयर भी करते हैं कि दो क्वांटिटी एक दूसरे से कितना अलग है। वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो मेजरमेंट होता है कितना क्वांटिटी में है। तो जिस क्वांटिटी को हम मेजर करें उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब आते हैं कि सर आप बोलोगे ना कि सर आप बोले कि जो क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी होगा, तो मेजरमेंट क्या होगा, कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी का। मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा,
कुछ लोगों का कहना था कि कमेंट करके बता रहे थे कि बहुत सर स्लो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो स्टार्ट है ना। अगर रेस में आपको दौड़ना है तो रेस में वही जीतता है जो पहले स्लो दौड़ता है। जो पहले फास्ट दौड़ता है वो लास्ट तक जाते जाते थक जाता है और रेस जीत नहीं पाता है। तो अभी शुरुआत किए हैं, अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, हमको तो जीतना है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं। देखिए, एक बार चीज़ों को हम अगर अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो फिर आपका ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा, क्वेश्चन फास्टली बन जाएगा आपको। ठीक ना। तो कोई भी चीज़ को अगर समझ रहे हैं तो थोड़ा सा उसको अगर हम आराम से समय दे के समझेंगे तो आगे आप फास्ट चलोगे। नहीं तो फिर वही, आप अगर जल्दी जल्दी में समझते हो कॉन्सेप्ट को तो फिर आप क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दोगे, वहाँ स्लो हो जाइएगा। तो अभी ये भी एक रेस ही है, समझिए। ठीक ना। आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं और डिप्लोमा कंप्लीट करके आपको जॉब लेना है। तो अभी जो है हम लोग स्लो चलते हैं, लास्ट तक फास्ट हो जाएंगे और जीत जाएंगे। चलिए, तो अब आता है कि फिजिकल मेजरमेंट क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक ना। मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी क्वांटिटी, द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हो तो एन यू से करना होगा, जिसमें कि एन आपका नॉमरिक वैल्यू होगा और यू जो होगा उसका यूनिट होगा। यू इज अ यूनिट ऑफ द दैट फिजिकल क्वांटिटी। दो चीज़ें हैं, एक नॉमरिक वैल्यू और एक यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को जब मेजर करते हो तो उसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो नंबर आएगा 2, 4, 5, 10, और एक उसके साथ यूनिट आएगा। हर क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट होगा। जैसे कि आप लेंथ को मेजर करोगे मीटर में करते हो, सेंटीमीटर में करते हो। ठीक है। उसी तरह मास को मेजर करना है तो केजी में करते हो, ग्राम में करते हो। तो वो तो भी हम देखेंगे कि सेम क्वांटिटी को अगर दो अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग तरह के यूनिट में मेजर करते हैं तो नॉमरिक वैल्यू भी क्या होगा, अलग अलग आएगा। बट अगर दोनों ऐसा हो सकता है कि दोनों इक्वल हो। जैसे कि मास को मान लीजिए मेजर कर रहे हैं, एक बार आप केजी में मेजर कर रहे हो, एक बार आप ग्राम में मेजर कर रहे हो। केजी में मेजर करोगे तो नॉमरिक वैल्यू 1 आएगा और ग्राम में मेजर करोगे तो 1000 आएगा। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होगा। ठीक है। तो अगर अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग यूनिट में मेजर करते हैं तो नॉमरिक वैल्यू भी आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 5 न्यूटन। तो यहाँ पे 5 जो है वो क्या है, नॉमरिक वैल्यू। और न्यूटन, जिसको कि कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, क्योंकि न्यूटन साइंटिस्ट के नाम से है। तो जब साइंटिस्ट के नाम से किसी यूनिट का नाम होता है तो उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूटन जो होगा, एन जो होगा वो क्या होगा, यूनिट होगा किसका, फोर्स का। ठीक है ना। और अभी के बाद जो है ना मेजरमेंट को मैग्नीट्यूड कह के बोलेंगे। तो मेजरमेंट जो है वो उसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो मेजरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो उसके मेजरमेंट को बताएंगे। ठीक ना। मैग्नीट्यूड बोले तो मेजरमेंट समझिएगा आप लोग। बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, कुछ नहीं होता है, मेजरमेंट होता है फिजिकल क्वांटिटी का। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीज़ें। और ये सब तो थोड़ा आसान है, तो इसमें बेसिक है तो थोड़ा सा इस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे, चलते हैं आगे। अब देखिए, जो क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटी को हम 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो होगा उसमें स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। फर्स्ट आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। चलिए, फर्स्ट आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, दूसरा आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, तीसरा टेंसर क्वांटिटी होगा। बट ये आपके सिलेबस में शायद से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना होगा, या पढ़ना होगा तो हम इसको देख लेंगे। मेनली 2 तरह से ही मानते हैं। टेंसर क्वांटिटी को हम देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एडेड सिंपली और अल्जेब्रिकली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक ना। जिसको कि हम अलजेब्रा के हेल्प से ऐड कर सकते हैं। ठीक ना। जैसे अगर प्लस है माइनस है तो उसको साइन को कंसिडर करते हुए सिंपली अगर ऐड करें, जैसे देखिए, जैसे मान लो कि 3 kg है प्लस 2 kg, क्या हो जाएगा, 5 kg। अगर इसी को हम बोल दें, तो बोर्ड लेने दीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं। जैसे देखिए, आपको 3 kg और 2 kg को आपको ऐड करना है, तो ये 5 kg आएगा। सिंपली हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है।
3 kg प्लस 2 kg इज इक्वल टू, अगर 1 kg आप बोलोगे तो ये गलत ही होगा, ये सही नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। बट अगर वही अगर हम 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन की अगर बात करें तो ये 8 न्यूटन भी हो सकता है। 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन ये आपका 2 न्यूटन भी हो सकता है। दोनों बातें अगर हम बोले तो दोनों ही सही हो सकता है, ठीक है, इसको गलत नहीं बोल सकते। बट यहाँ अगर ऐसा करते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, बट इसको सिंपली हम ऐड नहीं कर सकते। इसको ऐड करने के लिए, चूंकि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको ऐड करने के लिए आपको एक सर्टेन रूल की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसमें बताएंगे ट्रायंगल लॉ होता है, पॉलीगॉन लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ होता है। इन सभी लॉ को हम यूज करके फिर ऐड करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए 5 न्यूटन यहाँ लग रहा था इस डायरेक्शन में, इसमें हम ऐड किए 3 न्यूटन इधर, तो कुल मिला के जो आपका रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। वही अगर 5 न्यूटन मान लीजिए इधर लग रहा था प्लस 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ये 2 न्यूटन ही आएगा। सॉरी, ये डायरेक्शन उल्टा हो गया है, इधर हो जाएगा 2 न्यूटन। तो दोनों अगर बोले तो गलत नहीं है। चलिए, तो हम देख रहे थे फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी को। तो स्केलर क्वांटिटी इसको कि आप सिंपली ऐड करते हो, जैसे कि आपका मास हो गया, अभी जैसे ऐड किए थे मास को, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सबको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, सिंपली ऐड कर सकते हो। इसको ऐड करने के लिए कोई रूल की आवश्यकता नहीं होगी। बट वही अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी का, दूसरा चीज़ इसमें मैग्नीट्यूड होगा। सिर्फ स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड बोले तो मेजरमेंट, ठीक ना, अभी बता चुके हैं। उसी तरह अगर वेक्टर क्वांटिटी की हम बात करें तो द फिजिकल क्वांटिटी which requires certain set of rules to be added is called vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए सर्टेन सेट ऑफ रूल्स की आवश्यकता होती है, जिसमें कि आपका ट्रायंगल लॉ आता है, पैरेललोग्राम लॉ आता है, पॉलीगॉन लॉ आता है, इन सभी की आवश्यकता होती है, तभी उसको आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपने अभी देखा था कि फोर्स को जब हम ऐड कर रहे थे तो 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन 8 न्यूटन भी हुआ था और 2 न्यूटन भी हुआ था। चलिए, जैसे वेक्टर क्वांटिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क एक्सेट्रा। दूसरा बात, ये लाइनें यहाँ नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी वाला तो यहाँ मैंने लिखा दिया था। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना उसमें दोनों होता है। मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। जैसे फोर्स है, आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो किस डायरेक्शन में लगा रहे हो वो भी देखना होगा। जैसे देखिए, इससे हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो इधर लगा रहे हैं, तो ये ठीक ना। आप इसमें कोई चीज़ बांध दो, उसके बाद इसको इधर खींचो तो इधर, तो फोर्स जब भी होगा ना तो उसके साथ डायरेक्शन भी होगा, ठीक ना, कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक ना। तो दो बातें देखिए, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड ही होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। स्केलर क्वांटिटी को आप सिंपली ऐड कर सकते हो अलजेब्रा के हेल्प से, बट वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए आपको सर्टेन रूल की आवश्यकता होगी। जो रूल की आवश्यकता होगी वो रूल हम बताने वाले हैं। अब आते हैं टेंसर क्वांटिटी पे। टेंसर क्वांटिटी जो होगा ना तो वेक्टर क्वांटिटी होगा और ना ही वो स्केलर क्वांटिटी होगा। टेंसर क्वांटिटी जो है आपका नाइदर अ वेक्टर नॉर अ स्केलर क्वांटिटी, तो जो क्वांटिटी ना वेक्टर हो ना स्केलर हो वो आएगा टेंसर क्वांटिटी। जैसे उसके कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, हो गया, ये सब क्या है ना आपका टेंसर क्वांटिटी है, ठीक ना। तो टेंसर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड, जैसे देखे थे हमने कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी आ गया तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाएगा। और अगर टेंसर क्वांटिटी की बात करें तो टेंसर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और एक प्लेन भी होगा जिस प्लेन के ऊपर वो क्वांटिटी एक्ट कर रही होगी। तो जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को बताते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताते हैं।
स्केलर क्वांटिटी के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, लेकिन टेंसर जब भी बताओगे तो मैग्नीट्यूड भी बताना होगा, डायरेक्शन भी बताना होगा, और वो प्लेन भी बताना होगा जिसके ऊपर वो एक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो इन तीनों के बीच का डिफरेंस आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आए, जनरली इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखने के लिए आपको सेमेस्टर एग्जाम में पूछेगा, ठीक ना। तो अगर आए तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम बात करें कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे दर्शाएं, ठीक है, तो उसके लिए दो तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक तो होता है आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है ना, द वेक्टर क्वांटिटी इज अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट लेटर। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा ना कि हम क्या करेंगे, एक अल्फ़ाबेट लेटर लेंगे, कैपिटल स्मॉल जो आपकी इच्छा करे वो ले लो, ठीक ना। और उसके हेड पे, हेड मतलब सर, उसके ऊपर आपको एक एरो लगाना होगा। जैसे देखिए, अगर फोर्स को आपको रिप्रेजेंट करना, चूंकि फोर्स एफ से FORC एफ आता है तो एफ से कर सकते, कोई जरूरी नहीं कि एफ से ही करो, आप आर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम जैसे मान लीजिए फोर्स को हम कर रहे हैं एफ से, तो एफ लिखेंगे, वेक्टर है तो इसके ऊपर एक एरो डाल देंगे, ठीक ना। रिजल्टेंट फोर्स कभी कभी रहता है तो आर लिख लेते हैं, तो इसके ऊपर ऐसे एरो दे देंगे। इन सभी चीज़ों से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक ना। जैसे आपका देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है आपका, स्पीड स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो v के ऊपर एरो लगा दो। उसी तरह जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल ए लो, ऊपर एलो लगा दो। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ए ऊपर एरो। तो जब भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो अल्फ़ाबेट का एक लेटर को लेंगे, उसके ऊपर एरो डाल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एरो हटा देगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देखिए मैग्नीट्यूड की बात अगर करते हैं तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करोगे, किसी वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंट को करोगे उसके मैग्नीट्यूड को, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे मान लीजिए आपको एफ को रिप्रेजेंट करना है, एफ के मैग्नीट्यूड को, तो एफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस तरह से हो जाएगा। एफ को मॉड के अंदर रखना होगा, इसको बोलते हैं मॉड एफ। या फिर आप क्या कर लो ना, एरो को हटा दो, एरो ख़त्म, मैग्नीट्यूड, ठीक ना। उसी तरह देखो दूसरा कलर लेके करते हैं, जैसे देखिए आपको नीला लेके करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मॉड के अंदर डाल दो, या फिर उसके ऊपर से एरो को उड़ा दो। एक्सेलरेशन का आपको लिखना है, एक्सेलरेशन को लिखना है तो एक को मॉड के अंदर डाल दो या उसके ऊपर से एरो को हटा दो। तो ये सब क्या होंगे, आपका किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा। तो अलजेब्रिकली अगर रिप्रेजेंट करना होगा वेक्टर क्वांटिटी को तो अल्फ़ाबेट का लेटर को पकड़ के ऊपर में एरो डालेंगे, और मैग्नीट्यूड करना होगा तो मॉड के अंदर में उसको डाल देंगे, या फिर उसके एरो को ही हटा देंगे। ख़त्म है कहानी, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। बढ़ते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की ओर। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा ना कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें तो उसको लिए हमको एक एरो देना होगा। इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एन एरो इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जहाँ वेयर द लेंथ टू द सर्टेन स्केल। इसका मीनिंग बहुत ही खास है जो कि अभी हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है ना। गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लो कि ये फोर्स वेक्टर है एफ, अलजेब्रिकली आप अगर लिखो तो एफ के ऊपर एरो, इसको अगर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट करना होगा तो एरो डालेंगे, वही आपको क्या बताएगा, उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो बात आती है कि इस एरो का जो लेंथ होगा, मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर का है लेंथ इसका, ठीक है ना। तो इस लेंथ को अगर किसी एक खास स्केल पे, एक सर्टेन स्केल पे अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको एक स्केल मानना होता है। मान लीजिए कि जो आपका स्केल है 1 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आपको कितने को, मान लीजिए 5 न्यूटन को, ये आपका स्केल हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर इस तरह का आप स्केल लेते हो तो ये जो 3 सेंटीमीटर का एरो होगा तब ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा,
जो 3 सेंटीमीटर का स्केल है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो आपका जो यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, ये इक्वल होगा, कितना सेंटीमीटर है जी? 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितने को? 5 को, तो इतना न्यूटन हो जाएगा, मतलब कि 50 न्यूटन हो जाएगा। तो जो और दूसरा डायरेक्शन जो होगा, ये एरो का डायरेक्शन, ये हो जाएगा उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन। चूँकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो हमको डायरेक्शन भी पता करना होगा। तो जो एरो का डायरेक्शन होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स तो हमने एक एग्जांपल लिया है। और जो उसका लेंथ होगा उस एरो का, अगर आप उसको किसी एक सर्टेन स्केल पे चेंज करते हो तो वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। कहानी का सारांश ये है कि हमने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना, फिर फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के बारे में जाना, फिर आपको मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड को ही मेजरमेंट को ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं। उसके बाद हम आए थे कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम डिवाइड करते हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन में। उसमें 3 तरह से हम बांट लिए थे। एक को स्केलर क्वांटिटी बोले थे, दूसरे को वेक्टर क्वांटिटी बोले थे, तीसरे को टेंसर क्वांटिटी बोले थे। वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली ऐड करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को हमको ऐड करने के लिए सेट ऑफ रूल की आवश्यकता होती है, जिसमें ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ आता है। और उसके बाद जो टेंसर क्वांटिटी होता है वो ना तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ना ही स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक ना। फिर आ जाता है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और टेंसर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, साथ साथ प्लेन ऑफ एप्लीकेशन भी होता है। फिर बात आई थी कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2 तरह का रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में हम अल्फ़ाबेट को लेंगे और उसके ऊपर एरो डालेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को दिखाना होगा, तो उस अल्फ़ाबेट के ऊपर जो एरो डाले हैं उसको मोड के अंदर डाल दो या फिर उसके एरो को उड़ा दो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको एक एरो लेना होगा, और वही एरो जो है उस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। उसका जो डायरेक्शन होगा एरो का, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को। और अगर उसके लेंथ को अगर आप किसी एक खास स्केल पे चेंज कर दो, एक स्केल पे, सर्टेन स्केल पे, तो फिर क्या हो जाएगा? उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। आज की कहानी यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।